बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रेस क्लब लाइव विद मियां तारिक। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता दिनों भारतीय एक मेजर ने एक भारतीय टीवी चैनल पर बैठकर जिस तरह की गुफ्तगू की और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो है एतराफ़ किया है, वो यकीनी तौर पर एक ऐसा एतराफ़ है कि जिससे भारत मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया। हालांकि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को बेनकाब किया है, लेकिन वो भारत ही क्या जो कोई बात मान जाए या कोई किसी बात पे वो शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि भारत मक्कारी, अय्यारी और चालाकी में तो हमेशा से रहे हैं। क्योंकि हिंदू बनिया जो है या गाय का पेशाब पीने वाला जो बनिया है, वो हमेशा से मुसलमानों का दुश्मन रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुसलमानों ने 1000 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की और इस हुक्मरानी के दौरान कभी भी मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ कोई नारवा सलूक नहीं किया। हिंदुओं को एक अक़लियत के तौर पर, एक कौम के तौर पर उनको एक्सेप्ट किया। और यही हिंदू जो थे वो बादशाहों के जो था दरबारों तक रसाई के लिए अपनी माँओं, बेटियों और बहनों के रिश्ते तक बादशाहों को दे दिया करते थे। लेकिन अब सूरत ये है कि पाकिस्तान का जो क़याम था वो भारत के लिए एक नासूर बन गया। भारत ने कभी भी पाकिस्तान को के क़याम को डे वन से कभी तस्लीम ही नहीं किया, क्योंकि ये ख़त्ता जो है, उस बनिए ने जिस तरह चालाकी के साथ कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को साथ रख के जिस तरह उन्होंने अखंड भारत का एक प्लान बनाया था, जिसको काज़िम रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से जो दो कौमी नज़रिया उन्होंने पेश किया, उसकी वजह से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। लेकिन भारत ने तकसीम हिंद का जो बदला है वो पाकिस्तान से कुछ इस तरह लिया कि पहले 65 की जंग, पहले 48, उससे पहले 48 की जंग, कश्मीर पर गाज़बाना कब्ज़ा किया। कश्मीर पर गाज़बाना कब्ज़ा जब पाकिस्तान की अफवाज और मुजाहिदीन वहाँ तक पहुँचे, आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराया गया, तो वहाँ पहुँचे तो भारत अक़वाम मुत्तहिदा में भाग गए। और वहाँ से भागने के बाद वहाँ का एक्सेप्ट किया कि वो कश्मीर में इस्तिस्वाब राय करवाएगा, कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक़ देगा, फिर कश्मीरियों का फैसला होगा कि वो भारत के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं। देखिए, इससे पहले और एक और चीज़, जूनागढ़, मुनावर्द और हैदराबाद दक्कन जैसी मुतअद्दिद रियासतें जिन पर भारत ने गाज़बाना कब्ज़ा किया, लेकिन पाकिस्तान आज तक सिर्फ कश्मीर की बात करता है, लेकिन आज के बाद पाकिस्तान इन रियासतों की भी बात करेगा। पाकिस्तान हैदराबाद, दक्कन, मुनावर्द और जूनागढ़ की जो रियासतें हैं, उनके हसूल के लिए भी आलमी अदालतों तक जाना चाहिए पाकिस्तान को। अब आते हैं भारत की तरफ। 65 की जंग में बहुत ज़्यादा चित्रौल के बाद भारत ने को मुँह की खानी पड़ी, तो उसने उस जंग का बदला हमसे 71 की सूरत में लिया, जब उसने मुक्ति बानी बांग्लादेश में भेजकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश की और दरमियान से पाकिस्तान का रास्ता काट कर बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया। ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा अलमिया था पाकिस्तान के लिए कि एक बहुत कम अरसे के बाद ही वो दो लख्त हो गया। फिर उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का एक ऐसा जाल बिछाना शुरू किया कि गुज़श्ता 20 सालों से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का कोई ना कोई लिंक नहीं, बल्कि सारे लिंक्स ही भारत के साथ जाके मिलते थे। ऐसी सूरत हाल में भारत कराची में रॉ का नेटवर्क बनाने में कामयाब हुआ, बलूचिस्तान में रॉ का नेटवर्क बनाने में कामयाब हुआ, लेकिन वो सारे नेटवर्क्स पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, मुसल्लह अफवाज ने तोड़कर भारत को बेनकाब किया, भारतीय दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। कलभूषण यादव भारतीय उस नेटवर्क का एक वो मोहरा था कि जिसको भारत ने पहले तस्लीम नहीं किया, फिर उसके खिलाफ जब पाकिस्तान में की फ़ौजी अदालत ने उसे सज़ाए मौत दी, तो सज़ाए मौत के बाद वो ICJ में गया, जहाँ पर उसे फिर मुँह की खानी पड़ी। अब आते हैं फिर 27 फरवरी 2019 की बात करते हैं कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि वो फिल्मों में अक्सर करते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, तो पाकिस्तानी शाहीनों ने 2 भारतीय सूरमाओं के तैयारे जो थे मार भगाए। जो एक तैयारा पाकिस्तान में आगे गिरा, जिसमें जो विंग कमांडर अभिनंदन, जिसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले पाकिस्तानी अवाम ने उसकी जो मेहमान नवाजी की, वो यकीनन सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। और रही बात फिर पाकिस्तान ने अगर अमन व सलामती का एक जेस्चर देते हुए अभिनंदन को वापस कर दिया, भारत को अभी तक समझ नहीं आई है। पाकिस्तान 1965 वाला पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान 1971 वाला पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान भी पहली इस्लामी एटमी कुव्वत है। ये भारतीय फौजी ही कह रहे हैं भारत को कि एक होश के नाखन लो, क्योंकि पाकिस्तान अब वो नहीं है। पाकिस्तान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास जो एटमी टेक्नोलॉजी है,
पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं, पाकिस्तान अब तैयारे बनाने में भी खुद कफील हो चुका है। लेकिन भारतीयों को शायद समझ नहीं आती, जो राफेल तैयारे और फ्रांस से दीगर तैयारों की मद में खरीदने के लिए किकबैक्स खाते हैं उनके पॉलिटिशियंस या भारतीय हुकूमत, तो वो अभी तक उनको समझ ही नहीं आती कि अपने मुल्क में टॉयलेट बनाने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए वो जिस तरह की दहशतगर्दाना पॉलिसी है, जिस तरह के दहशतगर्दाना काम कर रहे हैं, वो उनको मुंह की खानी पड़ रही। अब सूरत हाल दूसरी तरफ आते हैं। बम्बई बम धमाके हों, मालिगागांव बम धमाके हों, उड़ी का वाकया हो या पूंछ वाला वाकयात हो, ये सारे के सारे भारत की अपने सिक्योरिटी इदारों के क्रिएटेड थे और ख़ुद ही अपने लोगों को मार कर वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब आलमी बरादरी भी जान गई है और इंटरनेशनली वो सारे सबूत भी सब लोगों के पास पाकिस्तान ने जो है डोजियर्स के तौर पर पहुंचा दिए हैं कि किस तरह भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है और दहशतगर्दी की के लिए साजिशें करता है। अब आ जाते हैं फिर दोबारा चंद दिन पहले मकबूजा कश्मीर में, जो कि मुकम्मल लॉकडाउन है जहाँ पर, और उसके साथ साथ भारत ने अपनी सरहद पर जिस तरह बाड़ें लगाई हुई हैं, उन बाड़ों में से परिंदा नहीं जा सकता, और अगर खुदा न खास्ता को परिंदा चला जाए तो पूरे भारत की दौड़ें लग जाती हैं। भारतीय फौजी भागते हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से कोई परिंदा आ गया है। इवन वो कबूतरों को पकड़ के उनके डीएनए और उनके पता नहीं क्या क्या टेस्ट करवाते हैं, उनको स्कैनिंग करवाते हैं कि कहीं पाकिस्तान ने उसमें कैमरे लगा के ना भेज दियो। इतना तो खौफ का आलम है। और मेजर गौरव आर्या कहता है कि जी वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेगा। दहशतगर्दी के ख्वाब देखना छोड़ दें, हम अच्छे पड़ोसी, अच्छे हमसाए की तरह रहना चाहते हैं। ये दोबारा ये हरकतें ऐसे करेंगे तो फिर उसके बाद आपको वो भुगतना पड़ेगा जो आपकी नस्लें शायद कभी ना भुगत सकें, और फिर आप सारी उम्र आने वाली नस्लों को अपने बता के जाएंगे कि पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना, पाकिस्तान के साथ बना के रखनी है। और इन पाकिस्तानियों से, जो आपके अपने ही लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी सिर्फ या मुसलमान जो हैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, हमें इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको पता है कि पाकिस्तानी सिवाय अपने रब के किसी चीज़ से, मौत से नहीं डरता, लेकिन आपके यहाँ फौजी जवान जो है वो मौत से डरता है। जब भी पाकिस्तान के साथ जंग की बात होती है, आपकी आधी फौज छुट्टियां लेकर घरों को चली जाती है और आधे बीमार हो जाते हैं। बाकी रही बात आपने लड़ना है, वो दो हाथ बहुत दफ़ा हो चुके हैं, आपको बड़ी मार पड़ चुकी है, लेकिन आप समझते हैं जो कुछ आप फिल्मों में दिखाते हैं शायद आपके फौजी ऐसे ही काम करते हैं। वरना आपको अभी तक जो है लालच जान नहीं भूला होगा, आपको कर्नल कैप्टन शेर खान अभी तक नहीं भूला होगा, आपको मेजर अजीज भट्टी नहीं भूला होगा, आपको एमएम आलम नहीं भूला होगा, आपको सरफराज रफीकी नहीं भूला होगा, जो सुसाइड अटैक कर देता है जाके आपके एयर बेसिस पर, जो तैयारे तबाह कर देता, आपका रनवे तबाह कर देता। आपको अभी तक वो भूलने नहीं चाहिए, लेकिन आपकी मत मारी गई है, फिर दोबारा आप पाकिस्तान से पंगे लेते हो, क्योंकि आपको जो एक हवस है कि इस दुनिया में सिवाय हिंदुओं के वजूद के बाकी कुछ ना रहो। जिस तरह आपने अपने मुल्क में इवन जो शूदर या लोअर कास्ट हिंदू हैं उनके साथ जो सलूक रखा हुआ है, आपके यहाँ सिर्फ 2 नस्लों के अलावा, सिवाय ऊपर जात की हिंदुओं के सिवा, बाकी तो आपने तमाम अक़लियतों के साथ जो जुल्म किया हुआ है, ये जुल्म आपके गले पड़ने वाला है और आप अनकरीब आपका वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि आपका वजूद टुकड़ों में तकसीम होने जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को धमकियां देने की बजाय आपने जो कार्रवाई कर ली, क्योंकि ये आप बहुत ही बुज़दिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो नेटवर्क आपके काम कर रहे थे, चंद बहके हुए लोगों को आप बहका कर समझते हैं, या चंद नाम समझ लोगों को बहका कर आप समझते हैं कि आप शायद बलूचिस्तान को अलग कर लेंगे। बलूचिस्तान के वो गयूर अवाम कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि उनका वजूद ही पाकिस्तान है। आपने सिंध में कोशिश की, आपने पंजाब में कोशिश की, आपने KPK में कोशिश की, आपने गिलगित बल्तिस्तान में कोशिश की। आज़ाद कश्मीर के लोग आज अगर निकल पड़े तो वो कश्मीर को पूरे के पूरे कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे। आपकी रही बात, आप लॉकडाउन करें, आप इंटरनेट बंद कर दें, आप जो मर्जी करते रहें, लेकिन आपके साथ क्या होगा ये आपको अंदाज़ा नहीं। बलूचिस्तान के गयूर अवाम ने मेजर गौरव आर्या को क्या जवाब दिया, ये सबसे पहले हम देखेंगे। बुगटी कबीले के सरदार और रुकने सूबाई असम्बली मीर गौहरान बुगटी, जो कि सरदार नवाब अकबर बुगटी के पोते हैं, उनका क्या कहना है, आइए जरा देखते हैं। इंडिया के मीडिया ने यह दावा किया है कि बलूचिस्तान के लोग यहाँ एक आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उसका मैं जवाब देने के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, और जो लोग मुझे पहचानते नहीं हैं उनके लिए एक
छोटा सा तारुफ भी करूंगा। मेरा नाम गुआहराम बुगटी, मेरा ताल्लुक डेरा बुगटी से है। वहाँ का जी मैं MPA हूँ। मेरे दादा नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी है। तो मैं वापस आता हूँ कि वो वीडियो के अंदर एक आदमी बैठकर दावा कर रहा है कि 20 साल बाद बलूचिस्तान के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि हमारे जो भाई आज हम मिलकर बैठे हुए पाकिस्तानी सारे, कि उनको वीज़े का ज़रूरत होगा बलूचिस्तान में आने के लिए। और वो एक आदमी, जो शख्स जो पूरा एक इंजीनियर्ड एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, वो अपना फ़ोन उठाकर बार बार बता रहा था कि आप मेरे से नंबर मांगे, मैं डेरा बुगटी के लोगों के नंबर आपको दूंगा, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कबीलों के मुख्तलिफ सरदारों के नंबर दूंगा। तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप हमारा नंबर देकर क्या सबूत देना चाहते हैं, आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं और यही मैसेज में मैं आपको यह भी बता देता हूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। आप मेहरबानी कर कश्मीर का फिक्र करें। इंशाअल्लाह ये हमें यकीन है कि कश्मीर भी बनेगा पाकिस्तान। ये मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, बुगटी कौम का एक नुमाइंदा होते हुए, अवाम का नुमाइंदगी मैं करते हुए बताना चाहता हूं कि हमें हमारे मुल्क से जितना मोहब्बत है मेरे ख्याल में और किसी को नहीं है। भारतीय मेजर गौरव आर्या अपने टीवी चैनल्स पर बैठकर जिस तरह की लंतरानियां वो फरमा रहे हैं, वो शायद समझते हैं पाकिस्तान के फौज जो है वो प्लास्टिक के जो है खिलौने हैं, जिनको जैसे आएंगे आके करके कार्रवाई चले जाएंगे। आपको याद होगा 2 साल पहले भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया था। उस सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे में हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जी भारत ने सर्जिकल, लेकिन भारतीय फौजी पाकिस्तान में दाखिल हुए और वापस चले गए, ये मानने वाली बात नहीं हो सकती। इसको पूरी दुनिया ने जिस तरह भारत की जग हंसाई हुई सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे पर, उसका अंदाज़ा नहीं है कि, लेकिन फिर भी भारत ढिठाई के उस आला तरीन चैंपियनों की सतह पर बैठा हुआ है कि भारत को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो जो गलत काम करता है उसका जब बेनकाब होता है उसको कुछ शर्मिंदा भी होना होता है, लेकिन वो शर्मिंदा होने के बजाय ढिठाई के साथ कोई दूसरा प्लान शुरू कर देता है। सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया जिसमें कुछ दरख्त टूटे और फिर जो है भारत ने कहा कि जी हमने यहाँ पर जो दहशतगर्दों के कैंप उखाड़ दिए, लेकिन भारत ने वो जितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक है, हमने भारत ही तैयारा मार गिराया, उसके एक एक पार्ट्स दिखाए कि जी ये तैयारे के पार्ट्स हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई, तो फिर भारत के अपनी जो आर्मी की आला कमांड थी वो भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन हमने बताया कि हम ये कर सकते हैं। उससे कोई 50 मीटर दूर जो है बम फेंक के बता दिया, रॉकेट फेंक के बता दिया कि भाई हम ये कर सकते हैं, जब यहाँ कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते, हम अच्छे पड़ोसी रहना चाहते। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये है कि आप वो बनिए चालाक, अय्यार, मक्कार बनिए और चाणक्य की सियासत और चाणक्य की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। आप किसी भी पड़ोसी को खुश नहीं देख सकते। आपने नेपाल के साथ क्या किया, आपने भूटान के साथ क्या किया, आपने बांग्लादेश के साथ क्या किया, आपने दीगर ममालिक के साथ क्या किया। पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान या नेपाल नहीं है, पाकिस्तान वो उतरने वाला नहीं है। पाकिस्तान से यकीनन आप 5 गुना बड़े हैं, रकबे के अतबार से, आबादी के अतबार से, वसाइल के अतबार से, क्योंकि वसाइल जो तकसीम हिंद के मौका पर पाकिस्तान के हिस्से में आने थे वो आपने कब्जा कर लिया था, और वही गाजबाना कब्जे की पॉलिसी आप आज तक लेके चल रहे हैं। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम में कितना गुस्सा है, और ये गुस्सा जब निकलेगा तो फिर आपका क्या होगा। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हमारी फ्रंटलाइन स्टेट पे, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ दी। हमारी तो फौज बड़ी प्रैक्टिस में है, हमने पिछले 20-25 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका समेत नेटो के 41 ममालिक अफगानिस्तान में जो अमन कायम नहीं कर सके, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने पाकिस्तान में कायम किया है। बलूचिस्तान को, जिसको भारत ने एक अंगारवादी बना दिया था, उसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों ने, पाकिस्तान के अवाम ने मिलकर सबने ठीक किया है। कराची को में जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते, जो कत्लेआम होता था, वो भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने और पाकिस्तान के अवाम ने मिलकर किया है। अब भी पाकिस्तान के अवाम अपने मुसल्लह इदारों के साथ खड़े हैं और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बुगटी कबीले के ही एक और चीफ ऑफ कलपर जो हैं, जलाल खान कलपर बुगटी जो है,
उन्होंने भारतीय मेजर के को कैसे जवाब दिया है, आइए वो देखते हैं। रहमान रहीम। मैं वडेरा जलाल खान कलपर कबीले का चीफ। मेरा ताल्लुक सुई, जिला डेरा बुगटी, सूबा बलोचिस्तान से है। मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों के पास जो आज आप लोगों ने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि बलोच हमारे साथ हैं, आपने बुगटी, मरी और मेंगल का नाम लिया। सवाल पैदा नहीं होता कि कोई बुगटी या कोई मरी या मेंगल, ये ऐसे तीनों गैरतमंद कौमें हैं जितनी आपकी कोई सोच है। सवाल पैदा नहीं होता कि कोई आप लोगों का साथ दे, कोई साथ नहीं देगा। हम अपने मुल्क के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, थे और रहेंगे। दूसरा, आपने बात की इसकी कश्मीर की, तो कश्मीर का ये भी मैं आपको खुशखबरी देता हुआ चलूं कि यही तीनों कौमें, मरी, बुगटी और मेंगल, सबसे पहले यही कौमें आएंगी कश्मीर में और कश्मीर को फतह करके कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। और आप लोग इस खुशफहमी में बिल्कुल ना रहें कि कोई वीजा बनेगा मुल्क में। हमारे मुल्क में ना कोई वीजा बना है ना बनेगा। हमारा मुल्क एक था और एक रहेगा इंशाअल्लाह। हम लोग एक ही हैं। थैंक यू। नाज़रीन किराम, यकीनी तौर पर भारतीय वो कौम है कि जिनको जितनी मार पड़ती जाए, ये जब तक मार ना पड़े उस वक्त तक ये सुधरते नहीं हैं, इनको ठीक नहीं होता। लेकिन एक चीज़ याद रखनी होगी, जब से भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की हुकूमत आई है, बीजेपी की हुकूमत आई है, उनके पास और कोई मंजन बेचने को ही नहीं। वो एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम जो है वो करने के जो है सौदा बेचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह मुसलमानों पर पिछले 8 सालों से मजालम ढाए जा रहे हैं, गाय या बैल की कुर्बानी या वो मना कर दी गई है, जिस तरह उन पर गोश्त के इल्ज़ाम लगाकर उनका कत्लेआम किया गया। अब गुज़श्ता 10 माह से जिस तरह मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन और उसकी का जो एक जुदागाना स्टेटस था उसको ख़त्म करने के बाद जो कोशिशें भारत कर रहा है, जिस तरह वहाँ आबादी का तनासुब चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ये भारत को बहुत जल्द मुंह की खानी पड़ेगी। इस सारे तनाजुर में हमने नवाबजादा ज़मरान सलीम अकबर बुगटी ने जो भारतीय मेजर को जवाब दिया है वो भी आपको दिखाना है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोग से अपना तारुफ कराता चलूँ। मेरा नाम नवाबजादा मोहम्मद मीर ज़मरान सलीम अकबर खान बुगटी है। मैं नवाब अकबर खान बुगटी का पोता हूँ। नवाबजादा सलीम अकबर खान बुगटी का बेटा हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान के विलेज डेरा बुगटी से है। आज मैंने सोशल मीडिया पे रिटायर मेजर गौरव आर्या का टॉक शो देखा, जिसके अंदर वो न्यायती गलत बातें कर रहे थे। टॉक शो में उन्होंने 3 कौमों का नाम लिया था जो हमारे पाकिस्तान बलूचिस्तान से हैं, जिनमें 3 कौम थे, बुगटी कबाइल, मरी कबाइल और मेंगल कबाइल। मेंगल कबाइल और मरी कबाइल का जवाब वो उस कबाइल के लोग खुद देंगे आपको। मैं बुगटी कबाइल की तरफ से अपने कबाइल का जवाब देना पसंद करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को ये चीज़ वाज़े करता चलूं कि इन्होंने कहा मेरे मोबाइल में बुगटियों के सरदारों के नंबर हैं और लोकेशन है। जहाँ तक बात नंबर और लोकेशंस का है, नंबर और लोकेशन किसी की भी निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपने बात की बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा आप लोग का अपना हार बताता चलूं। आज से चंद साल पहले हमारे बलूचिस्तान के 2 सरदारों को आप लोगों ने काबुल में पनाह दिया था इकरामुल्लाह करजई के सपोर्ट से, जिसमें एनडीएफ और आप लोग के रॉ ने सपोर्ट किया, जिसमें से एक वहां मारा गया और एक भाग गया। काबुल में आप लोग के अपने 7 से 8 काउंसलेट है। आप लोग वहां उनको खैर खैरियत से पनाह नहीं दे सके, आप वहां उनको सिक्योर नहीं कर सके, आप उधर उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर सके और आप बात करते हैं बलूचिस्तान में आप खड़े होंगे। कुछ दिन पहले कश्मीर में आप लोगों ने अभिनंदन भेजा था, वो कश्मीर था बचा, आप लोग का अभिनंदन वापस आ गया। ये बलूचिस्तान है। इधर अभिनंदन क्या, अभिनंदन के जहाज की तस्वीर भी आपको नहीं मिलेगी। और उसके बाद मैं बात करता चलूंगा बांग्लादेश की। ये आप लोग बात करते हो 1971 में आप लोगों ने मुफ्ती
बाइनियों को पैसे और सपोर्ट देके आप लोगों ने बांग्लादेश का ये हाल किया। ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान को मजबूत करने में अपना खून पसीना दिया है। हमारे बाप दादाओं की मेहनत है। आप लोग की तरह हम लोग मीडिया पे बैठ के फजूल बातें, नॉनसेंस बातें नहीं करते। ना किसी बात का सर है ना पैर है। आप लोग आके बयान दे देते हमारे मोबाइल में नंबर है, ये है। ना नंबरों से कुछ होता है ना किसी चीज से कुछ होता है। ऐसे तो आप लोग के इंडियन आधे से ज्यादा एक्ट्रेसेस की, एक्टर की तस्वीरें, मोबाइल नंबर हमारा पाकिस्तानियों के पास है, तो उसका मतलब हमारा सबसे रिलेशन है। ऐसा कुछ नहीं होता है। फैक्ट्स पे आप लोग बात किया करें। नाज़रीन किराम, आपने अभी नवाबजादा ज़मरान सलीम अकबर बुगटी का भारतीय मेजर को दिया जाने वाला जो मुंह तोड़ जवाब है वो सुना, लेकिन आपको ये भी बताते चलें हमारे इदारे या हमारी कौम को अब समझ जाना चाहिए कि भारत कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। एक पड़ोसी, बुरा पड़ोसी तो है, लेकिन वो अच्छा पड़ोसी भी शायद बनने के काबिल नहीं है। लेकिन हमें अब क्या करना होगा, इस हवाले से मुमताज़ बरतानवी रुकने पार्लियामेंट लॉर्ड नज़ीर क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ये भूल जाए कि हिंदुस्तान जो है वो एक बड़ा शरीफ मुल्क है और वो आपको सीधे सांस जीने देगा। वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसकी एस्टैब्लिशमेंट है और उसके जो रूलिंग एलीट हैं उन्होंने अभी तक डाइजेस्ट नहीं किया कि मुसलमान अपने अलग मुल्क, टू नेशन थ्योरी के तहत उन्होंने अपना मुल्क जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया है। वो उसको ये बर्दाश्त ही नहीं है। वो झूठ बोलते हैं जब भी, यानी वो जब कहते थे ना कि हमारा भांगड़ा भी एक, हमारा खाना भी एक, हमारा कल्चर भी एक, ये हो नहीं सकता। यानी अगर आप देखें तो हिंदुत्व की फिलॉसफी में जाती तौर पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर उनके मिनिस्टर्स जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी सवाल करता रहूं, हिंदुत्व जब कोई नाम नहीं लेता था आज से 8 साल पहले, मैं पूछता रहा हूं कि हिंदुत्व फिलॉसफी, अब तो सबको अल्लाह का शुक्र है पता है कि ये फैशिस्ट हैं, ये नाज़ीज़ को फॉलो करते हैं, ये इलीटिस्ट हैं, ये इनकी अजीब किस्म की सोच है। वो जब तक सोच हिंदुस्तान की है, वो पाकिस्तान भूल जाए कि पाकिस्तान को जनाब वो जप्पियाँ लगा के पाकिस्तान के साथ अमन करके वो कोई अच्छे तल्लुक बनाएगा। हमने देखा है, अगर आप देखें तो कनाडा में हिंदुस्तान की रॉ पकड़ी गई है, वहाँ पे जनाब लोगों को उनके ऊपर जासूसी करते हुए। हमने देखा एम्स्टर्डम के अंदर उनके लोग पकड़े गए हैं जो यानी कश्मीरी और सिखों को जो है वो फॉलो करते हुए। तो जर्मनी के अंदर केसेस मौजूद हैं, बरतानिया के अंदर मुझे पता है कि वो मेरे खिलाफ किस किस्म का पॉइजन, जहर फैलाते हैं और किस किस्म की गंदी बातें मेरे बारे में करते हैं। तो हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज और इस्टेब्लिशमेंट है उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली लोग जहां भी आप जाएं तो आपको कमज़ोर लोग मिल जाते हैं जो पैसे के ऊपर, जो लालच के ऊपर, जो किसी ना किसी धोखे के अंदर आके वो दुश्मन फौज, दुश्मन मुल्क के साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। इसका अवेयरनेस ज़रूरी है। इसकी अवेयरनेस खाली नहीं, इसको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखें अभी मुझे यानी नियर फ्यूचर में ये नहीं नज़र आ रहा कि ये हिंदुस्तान जो है ये बदल जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ये हिंदुस्तान टूट जाए, क्योंकि जब तक खालिस्तान नहीं बनता वहाँ दूसरे जो इलाके जो आज़ादी चाहते हैं उनको आज़ादी नहीं मिलती। उस वक्त तक ये हिंदुस्तान का जो तकब्बर और मगरूर है उस वक्त तक टूटेगा नहीं। अब आते हैं दूसरी तरफ। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 72 सालों से आज़ादी की जंग चल रही है। पाकिस्तान पर भारत हमेशा इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान कश्मीरियों को माली और जो है जिस्मानी इमदाद फराहम करता है मुजाहिदीन की सूरत में, लेकिन भारत को शायद ये नहीं पता कि भारत पिछले 10 साल से बाढ़ लगा चुका है और उसी बाढ़ की वजह से जो है अब कोई पाकिस्तान से कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन भारत फिर भी शायद ये अभी तक समझ नहीं पाया कि कश्मीरियों की वो जो 6 नस्लें जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर अपनी आपके कत्लेआम के बावजूद हथियार नहीं डाले या उनकी एक सियासी जदोजहद जारी है, वो निहत्ते हैं,
वो आपके टैंकों, क्लैशनकोफों, गोलियों, बारूद के सामने निहत्थे और पत्थरों के साथ आपका मुकाबला कर रहे हैं, उस कौम को आप कैसे आज़ादी से रोक सकते हैं, आज़ादी की तहरीक से रोक सकते हैं? भारत ने हमेशा कश्मीर की आड़ लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई। कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान हमेशा से सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत उनकी हर फोरम पर करता है, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है और शारक के बगैर जो है तकमील पाकिस्तान का जो एक एजेंडा है वो अभी नामुकम्मल है। वो मुकम्मल होगा उस वक्त जब कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान के साथ होगा। भारत के लिए ये सबसे बड़ा एक तमाचा कह लें भारत के मुंह पर होता है कि जब निहत्थे कश्मीरी कर्फ्यू और लॉकडाउन के बावजूद बाहर निकलते हैं, वो जनाजों में लाखों की तादाद में शरीक होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद और इलाके पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, और हर कश्मीरी शहीद होने वाला कश्मीरी जो है वो पाकिस्तानी परचम में मदफन होता है। ये भारत 70 सालों में उनके दिल जीत नहीं सका, लेकिन कश्मीरियों के दिल आज भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आप कश्मीर की आड़ में जो पाकिस्तान में खेल खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे और पाकिस्तान की अवाम उसे मिलकर तबाह बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान की अवाम उन तमाम आपके मंसूबों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे आपकी हर चाल को नाकाम बनाएंगे, और हम बना रहे हैं, बल्कि बहुत सारी चालें हम नाकाम बना चुके हैं। अब सिर्फ कोशिश नहीं कीजिएगा दोबारा, क्योंकि आपके इस तरह के पागल मेजर जो हैं, जो मेरा ख्याल है कोर्ट मार्शल के बाद निकाल दिया गया होगा, वो टीवी चैनलों पे बैठ के जिस तरह का काम कर रहे हैं, और भारतीय टीवी चैनल जिस तरह भारतीय हुकूमत को और भारतीय फौज को प्रवोक करते हैं पाकिस्तान पर हमलों के लिए, ये वो सारे ड्रामे हैं। ये दहशतगर्दी बेचने वाले चैनल जो हैं ये भारत को डबो देंगे। अब यही सूरत हाल है कि भारत की 21 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, और बहुत सारी रियासतों में सूरत हाल ये है कि भारत की फौज, पुलिस या कोई रियासती इदारा वहाँ पर उसका अमल दखल नहीं है। वहाँ पर आज़ाद जो है एक हुकूमतें कायम हैं, और वहाँ भारत जा तो नहीं सकता, लेकिन अब उल्टा वो पाकिस्तान की तरफ आ जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ अब जितना भी कुछ करते रहें, इस सारे तनाजुर में कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि आपके अपने लोग ही क्या कहते हैं। पारेश रावल बहुत मशहूर आपका अदाकार है, उसने गुज़श्ता दिनों आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, आप उनसे पंगा मत लें। इवन उसने ये भी कहा कि आप हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमानों को भी दांत तंग करना छोड़ दें। शायद आपको समझ नहीं आ रही। मैं कहता हूं कि इतनी टेरिफिक कौम है, इनको साथ में लेने के बजाय कांग्रेस ने ये किया है, डिजाइन किया है कि इसको अलग रखो, क्योंकि जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए जी, जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है जी। लेकिन उनको ऐसे, क्योंकि क्या है, जज्बाती बहुत है जी, मुसलमान भाई लोग जज्बाती बहुत है, तो बहका दिया। तो भारतीय सरकार जो कि इंतहा पसंद हिंदुओं पर मुश्तमिल है, उसका जो काम चल रहा है, वो मंजन जो बिक रहा है, उस मंजन की आड़ में वो कोशिश तो कर चुका है। लेकिन भारत की मुतअद्दिद रियासतों में हालिया होने वाले इंतखाबात में अवाम ने भारत की इंतहा पसंद हिंदुता की बानी जो तंजीम है बीजेपी, सियासी जो कि सियासी ज़रूर है, जमात ज़रूर है, लेकिन उसके बिहाइंड द कर्टन असल मकासद दहशतगर्दी और हिंदुता का फ़रोग है, जो कि इंतहा पसंद हिंदुओं या हिंदू तालिबान पर मुश्तमिल है, जो दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की अलामत बन चुके हैं। उनको बहुत सारी रियासतों में मुस्तरद कर दिया और उनको बड़ी भयानक किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आइंदा भी इंतखाबात में अगर प्रॉपर वे में इलेक्शन हो गए तो बीजेपी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा, और फिर वो कभी भी शायद इक़्तिदार में ना आ सके, क्योंकि उस वक्त तक हिंदुस्तान बहुत सारे टुकड़ों में तकसीम हो चुका होगा। भारतीय मारूफ कॉमेडियन राजपाल यादव क्या कहते हैं इस हवाले से, ये भी जरा सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने देश की प्यारी प्यारी पब्लिक से बात करना चाहता हूं कि पब्लिक से हमारे देश की पहचान है। पूरे विश्व में अगर भारत की सबसे प्लस पॉइंट में पहचान है तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और हमारी जनसंख्या को क्या होता चला जा रहा है, आप 100-200 लोग इकट्ठे होकर किसी बूढ़े आदमी पे इतने गिद्धों की तरह टूट पड़ते हैं, ऐसे लाठी डंडों से पीट पीट के किसी की जान ले सकते हैं। आपके अंदर जान की कोई कीमत नहीं है, मत करिए ऐसा। खून से भी बड़ा रिश्ता होता है विश्वास का रिश्ता।
और जिस दिन पब्लिक के बीच में आपस में विश्वास टूट जाएगा, उस दिन हम लोगों को जीने में भी डर लगेगा। तो प्लीज आप भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। आप 1% लोग नहीं हो जो पूरे भारतवर्ष को पूरी दुनिया के सामने झुका के शर्मसार कर देते हो। मत करो ऐसा। आप भी शर्मसार मत होइए और दूसरों को भी शर्मसार मत करिए। हमारा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है। इसकी पहचान को जिंदा बनाइए, जिंदा करिए। और प्लीज प्लीज इस तरीके की घटनाएं जो आप कर रहे हो, ये मत करिए। जी नाज़रीन, बहुत सारे भारतीय इंटेलेक्चुअल्स, भारतीय जो एक लिबरल किस्म के हिंदू हैं, उनका ये कहना है कि भारत की इंतहा पसंद हुकूमत ने भारतीयों के चेहरों पर कालक मल दी है और ये कालक कभी भी शायद साफ ना हो सके। भले भारत का शाइनिंग इंडिया वाला चेहरा जो है वो तबाह हो गया एक, फिर उसके बाद जो सेकुलर इंडिया का एक इंडिया की बुनियाद जिस पर हिंदुस्तान कायम था कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को आज़ादी होगी, उसको तबाह बर्बाद कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने, जिसके बाद तमाम अक़लियतें भारत में गैर महफूज हो चुकी। सिवाय सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू, शूद्र या निचली ज़ात के हिंदू, उसके अलावा जो हैं पारसी हैं, उसके अलावा ईसाई हैं, उसके अलावा जो हैं सिख हैं, ये सारे के सारे अपने आप को गैर महफूज जो है समझ रहे हैं। समझ नहीं रहे बल्कि उनको गैर महफूज हो चुके हैं। जिस तरह हिंदू इंतहा पसंद पूरे भारत में दनदनाते फिर रहे हैं, जिस तरह हिंदुता का प्रचार कर रहे हैं, ये भारत के टूटने के जो कील है उसमें आखिरी कील साबित होगा और जो कि बीजेपी की मौजूदा हुकूमत ठोक चुकी है और ये भारत टूटने की तरफ जा रहा है। भारतीय अदाकार, भारतीय दानिश्वर तबका वो क्या कहता है ये आपको खुद अंदाजा है, लेकिन आपका एक पागल मेजर आकर टीवी चैनलों पर बकवास करता है, उसको अगर आप नहीं रोकेंगे, आपकी आवाम नहीं रोकेगी, और इस तरह के बेहुदा एंकर्स जिनको सिवाय बोलने के, मेरा खुद भारतीय मीडिया के साथ बड़ा इंटरेक्शन रहा है, बहुत सारे चैनल्स पर मैं उनके साथ प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन मुझे अंदाजा होता है कि भारतीय 5 या 6 बंदे बिठाकर एक पाकिस्तानी को टेलीफोन कॉल पर या वीडियो लिंक पर लेकर वो बड़ा एहसान करते हैं, फिर उसको बोलने नहीं देते, फिर उसकी आवाज़ बंद कर देते हैं। भारतीय अवाम सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम को, मीडिया जो भारतीय मीडिया, वो सिर्फ वो झूठ दिखाना चाहता है जो वो खुद बोलते हैं, और भारतीय मीडिया की बुनियाद ही झूठ पर मबनी है, जिसको भारतीय हुकूमत जो है फंडिंग करती है, और भारतीय हुकूमत के उस प्रोपेगेंडे को या उस सोच को वो मीडिया पर फैलाकर भारतीय अवाम तक फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसे अब मुकम्मल तौर पर भारतीय अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। अब आते हैं पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया एक जिम्मेदार मीडिया है और हमने हमेशा हकायक की बात की, हमने हमेशा अपने इदारों के साथ खड़े होकर भारत को उसका आईना, वो आईना दिखाया जिसमें उसे अपना भयानक और जो काला चेहरा है या उसका नकाब पहने हुए थे अमन और शांति के, वो जब बेनकाब हुआ तो भारतीयों को शर्मिंदा होने की बजाय वो और जल कुकड़े बन गए। उन्होंने उसी जलन में, उसी हसद में, उसी जो है जिसे कहा जाता है कि दुश्मनी में, पाकिस्तान दुश्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ मजीद साजिशें करना तो शुरू कर दी, लेकिन उन साजिशों का नतीजा क्या निकलेगा ये भारतीय फौज और भारतीय अवाम को शायद अंदाजा नहीं। उनके वो खचीजीतान आर्मी चीफ जब वो बोलते हैं तो उस पाकिस्तान को हमेशा बड़ी धमकी देते हैं, लेकिन फिर शायद जब उनको होश आता है तो फिर उनका वो सारी धमकियां जो है वो पेशाब की तरह बह चुकी होती हैं और वो आराम से बैठे हुए होते हैं। कभी पाकिस्तान की तरफ दोबारा मैली आंख से उठा कर तो देखो, फिर आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान का बच्चा जो है, एक भी बच्चा जब तक पाकिस्तान में जिंदा होगा, पाकिस्तानी अपनी सरजमीन का, अपने मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं और आपको करके दिखाएंगे। कुलभूषण यादव नेटवर्क हो या मौजूदा हालिया दिनों में जो बलूचिस्तान में आपने एक दहशतगर्दी का वाकया किया, इस तरह के वाकयात आप यकीनी तौर पर अफगानिस्तान के साथ मिलकर कर सकते हैं या किसी और मुल्क, पड़ोसी मुल्क के साथ मिलकर कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान ने ये काम शुरू किया तो फिर दिल्ली सरकार भी हो सकता है आपके राजधानी जो है वो भी आपके कब्जे में ना रहे। और अगर जो है सिखों ने खालसा तहरीक की पाकिस्तान ने हमायत कर दी तो फिर आप तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि खालिस्तान बन गया तो राजधानी भी आपकी उसमें चली जाएगी और आप कहाँ फिर राज करेंगे। भारतीय सरकार को, भारतीय दानिश्वरों को, भारतीय इंटेलिजेंसिया को, भारतीय हुक्मरानों को होश के नाखन लेने होंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ दिफाई तज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब।
वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। बट साहब ये फरमाइएगा कि 2 रोज कबल एक भारतीय मेजर गौरव आर्या ने एक भारतीय टीवी चैनल पर बैठे हुए पाकिस्तान को धमकी दी कि हम कश्मीर का बदला बलूचिस्तान में लेंगे। आप क्या समझते हैं, ये कोई पागल आदमी था जिसको ये तमीज़ नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो माजी में साजिशें करते रहे? अब पाकिस्तान वो नहीं है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने वो तमाम नेटवर्क्स तबाह बर्बाद कर दिए। कुलभूषण यादव जैसा उनका सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अपने पास रखा है, जिसको सजाए मौत दी जा चुकी है। आईसीजे में भी वो एक मुंह की खा चुके हैं। अब फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की साजिशें करके क्या करना चाहते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि भारतीय चैनल के ऊपर हमारे जो लोग हैं, एंकर जो भी हैं, वो क्यों उनसे बहस करते हैं? क्या मकसद है उनका? जी, ये तो बुनियादी तौर पर ये चीज गलत है ना। जी, हमारे वो दुश्मन है और आप उनके साथ टेलीविजन में मुज़ाकरा करते हैं। जी। ये मतलब कोई मुझे समझ में नहीं आई बात। इसके ऊपर हुकूमत को खुद नोटिस लेना चाहिए। ठीक है। हम आ जाएंगे वो मेजर साहब की धमकी के ऊपर, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इंडिया का जो कुलभूषण यादव जासूस पकड़ा था कमांडर नेवी का, जी, जी, वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया जी, था। जी, और उसने एडमिट किया था टीवी के ऊपर बैठकर कि जी मैं सैबोटाज करने के लिए आया था और ये है, मुझे रॉ ने ट्रेन किया है, सारा कुछ। ये तो रिकॉर्ड पर है ये चीजें। जी, जी, और अगर भारतीय मेजर ने आपको धमकी दी है तो उसने वही रिपीट किया है कि हमने पहले भी ये किया था। और उसने मिसाल भी दी है कि जी ये आपने बांग्लादेश जो है उसको आजाद कराया है, हाँ जी, और इंशाल्लाह अब ये बलूचिस्तान में भी हम अपना काम दिखाएंगे और इसको भी अलहदा करवाएंगे। जी, और इसके फिर आपको जैसे बांग्लादेश पासपोर्ट लेके जाते हैं तो ऐसे ही इधर आपको पासपोर्ट वीजे की जरूरत पड़ेगी। जी, तो बात यह है कि हमें इन चीजों की धमकियों से कोई नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है। जी, जी। दूसरी बात ये है, जैसे आपने खुद ही कहा, आर्म्ड फोर्सेज आर ऑलरेडी पोइज्ड, दे आर ऑलरेडी डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर्स जी, जी, एक्टिवली। ऐसी कोई बात नहीं है। और भारत जो है अपने, जाहिर है ये किसी न किसी की आशीर्वाद होगी जो इस किस्म की बात करते हैं, तो ये प्रवोक करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को। और आपने देखा होगा कि LOC पे तकरीबन अभी तक 300-350 उन्होंने वायलेशंस की हैं। तो वो किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस लड़ाई के अंदर शामिल किया जाए। तो ठीक है। पाकिस्तान जो है वी आर प्रिपेयर्ड। ओके। अच्छा बट साहब एक चीज और भी है। जी, जी, बट साहब एक और चीज भी है कि अगर हम देखें कि वो मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन और कश्मीरियों पर जो मजालिम है उसको छुपाने के लिए इस तरह का गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है भारत मीडिया पर। नहीं, देखें, बात यह है कि वो जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं उसको, मतलब भारत के पास और तो कोई चीज ही कोई नहीं है ना, सवाई ये कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी करे। सही। ठीक है जी। तो वो मतलब ये है कि जो अंदर जब उसको ज्यादा प्रेशर पड़ता है अवाम की तरफ से, तो वो फिर ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर देता है। तो ये आज की नई बात नहीं है। जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं तो आप डोंट टेक एनी नोटिस ऑफ दीस थिंग्स। ठीक है। हमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बट साहब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको याद होगा, सॉरी टू जी, जी। इंटरप्ट यू, आपको याद होगा कि एक दफा कुछ अर्सा पहले, 2-3 महीने पहले, भारतीय आर्मी चीफ ने भी एक धमकी खेज बयान दिया था जिसका कि यहाँ से ठीक ठाक उसको जवाब मिल गया। जी, तो वो मतलब ये है कि अपने आप को रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए वो इस किस्म के कभी कभी बयान दाग देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बट साहब एक चीज और, भारत जिस तरह फिर दोबारा हमने देखा कि 2 दिन पहले बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ जिसमें एक मेजर समेत हमारे 6 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसे स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद होंगे? जो भारतीयों ने नेटवर्क बनाए थे उसमें कोई स्लीपर सेल मौजूद होंगे जिसको वो एक्टिव कर लेते हैं? नहीं, देखिए, बात यह है कि आपने वो मेरे साथ भी जो बात की है, उसने एक और चीज बयान की जो कि जरूरी है इसके साथ। उसने कहा देखो मेरे टेलीफोन के अंदर जितने बलूचिस्तान के सरदार हैं सबके टेलीफोन नंबर मौजूद है, और अभी मैं तुम्हें जिससे कहूँ मैं तुम्हारी बात करा देता हूँ। मतलब ये भी एक इश्काल लाने की बात है, प्रवोक कर रहा है ना क्या? तो क्योंकि यहाँ पे तो हमारे जितने भी सरदार हैं माशाल्लाह, बलूचिस्तान के सब होते वतन है। सबने उनको भारतीय मेजर का मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है। हाँ, दे दिया जवाब, उन्होंने दे दिया उसको।
तो अब ये वार ऑफ वर्ड्स है जी जी ताकि किसी न किसी तरीके से महाज को गर्म रखा जाए। सही। तो हमें इन चीजों का कोई ज्यादा नोटिस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज मैं जो यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है कि वी शुड ऑलवेज बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भारत जो है वो हमेशा रात के अंधेरे में हमले करने का आती है। जी लाइट में तो आता ही नहीं है, वो अंधेरे में सारी कार्रवाई डालता है। तो होता क्या है कि वो ये धमकियां जो है ना बाज़ औक़ात इसका मतलब नोटिस न लेना भी जो है वो सही नहीं है। सही। तो हमारी तरफ से भी एप्रोप्रिएट जवाब जो है वो जाना चाहिए और जाता रहना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि देयर इज नो नीड फॉर हैविंग टॉक शोज विद इंडियंस सिटिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड टॉकिंग टू देम। ठीक हो गया। अच्छा भट्ट साहब, एक और चीज आपको याद होगी कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने जब वो लास्ट डीजी आईएसपीआर थे तो उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ की धमकी पर कहा था कि हमने 72 साल आपको रीड किया है, आपको जाना है, आपको परखा है, अब हमें पता है कि अब हमने आपके साथ क्या करना है। तो डेफिनेटली हमारी फौज तो बिल्कुल रेडी है और वो किसी भी किस्म की जारहाना कार्रवाई या किसी भी किस्म की इस तरह की बुज़दिलाना जो भारत कोशिशें करता है उसका मुंह तोड़ जवाब देने की पोजीशन में है। एक चीज जो मैं आपसे एंड में पूछना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि भारतीय जो है मीडिया और भारतीय जो अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि वो झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा फरवरी में जो उसके साथ हुआ था, जो एयरफोर्स का जहाज आपने गिराया था, तो वो उससे उसकी बड़ी सुखी हुई थी पूरी दुनिया के अंदर। टी इज फैंटास्टिक सर। तो उसकी बड़ी सुखी हुई थी और उसकी वजह से वो परेशान रहता है और वो बयान दे दे के अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है। सही। और लेकिन ये है कि जैसे आपने जिक्र किया था बीच में, मेरा उसका जवाब अधूरा रह गया था। जी जी। जो बलूचिस्तान में हालिया कार्रवाई हुई जिसमें मेजर और 6 जवान शहीद हुए हैं, जी जी, ये बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है उन्होंने इसकी जो है कार्रवाई को कबूल किया है। सही। और इक्का दुक्का वो एक्टिविटी करते रहते हैं। दे आर ऑल बीइंग पेड बाय रा। जी जी। इसमें तो कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। जी जी। तो हमारी फोर्सेस जो है दे आर एक्टिव, ये हो जाता है। देखे वो अपने फराइज अंजाम दे रहे थे, वो बाढ़ लगा रहे थे, तो वो बाइल फील्ड के ऊपर वो आ गया। तो मतलब ये है कि ठीक है, प्रिकॉशंस तो लेते हैं इस तरह के, लेकिन ये है कि हमें इसमें मजीद एहतियात करने की जरूरत है ताकि दोबारा इस किस्म के हादसे ना हो। जी। और जो वहाँ पे तो ऑनगोइंग ऑपरेशन रहता है ये सारा साल, वी आर चेजिंग दीज मिसक्रिएंट्स। तो इंशाल्लाह होपफुली, और पहले वाली सिचुएशन नहीं है, आपने देखा होगा काफी अर्से के बाद वो अब माइन फील्ड के ऊपर चला गया है, तो आईडी के ऊपर आगे गाड़ी आ गई, तो वो तो फिर कहीं पर भी हो सकता है ये हादसा। तो बहरहाल अल्लाह ताला रहम करेगा और घबराने की बात नहीं है। तो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड और अदरवाइज द फोर्सेस आर रेडी टू बीट एनी इवेंचुअलिटी। कर्नल मुख्तार भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये थे मुख्तार अहमद भट्ट, जिन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो हर वक्त तैयार रहती हैं और भारतीय मीडिया और भारतीय जो इस तरह के रिटायर्ड अफसर्स हैं वो हमेशा जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडे में का हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि बहुत सारे उनके जर्नल जो हैं वो बैठ के बातें करते हैं, वो पाकिस्तानी फ़ौज की बहादुरियों के किस्से लेके बैठते हैं। भारतीयों की अपनी कुतब में पाकिस्तानी फ़ौज की जो बहादुरी के कारनामे हैं उनको लिखा गया है और हमेशा भारतीयों ने, रिटायर्ड फौजियों ने, या जितने उनके कोई गाजी जो बच चुके होते हैं जंगों में, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और जब पाकिस्तानी हमला करते हैं तो फिर भारतीयों को भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलता। यही बात है कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर रात की तारीकी में कब्जा किया था। जब पाकिस्तानी वहां पहुंचे थे तो फिर भारतीय भाग गए थे। आज भी कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कारगिल में जो जिस तरह भारत के साथ जो सलूक किया था वो भारत को याद रहना चाहिए। कुलभूषण आतिफ ने क्या कहा था गिरफ्तारी के बाद, किस तरह एतराफ़ किए थे, आपको वो भी दिखाते हैं कि भारत पाकिस्तान में कैसे दहशतगर्दी करता है। आइए आपको दिखाते हैं। आई एम कमांडर कुलभूषण सुधीर जाधव, नंबर 4155 Zulu of the Indian Navy. I'm a commissioned officer in the Indian Navy and my alias name was Hussein Mubarak Patel.
and I was basically, I had visited Karachi on 2 occasions in 2005 and 2006 for basic intelligence gathering on naval installations and subsequent detailed basically gathering and information on the landing sites around Karachi. So me being a naval officer, I was given the task of seeing that how they could be landed across the Makaran coast between Gwadar, Jivni, or whichever suitable points were there across this belt. And the main ideology beyond this was that the economic and the various activities which go along the CPEC region between Gwadar and China had to be distorted and disrupted and some destabilized, so that the aim was to just basically raise a level of insurgency within Balochistan and the Karachi region. Research and Analysis Wing through Mr. Anil Kumar has been financing and sponsoring a lot of activities within Balochistan and Sindh. The entire Hundi and Hawala operations are undertaken from Delhi and Mumbai via Dubai into Pakistan. And during one such important transaction was the $40,000 which was transferred to Baluch subnationals via Dubai. Basically, the movement into Pakistan for me was, I was on a visa and official visa in Iran, and I was moving with my passport. So I carried my passport with till the border almost, so that if Iranian authorities or Iranian people who are about to check me, or I am stopped or checked, I should have a legitimate reason for movement within Iran. And my subsequent movement into Pakistan and then backwards, while out, I was not intending to having been caught. So in my movement backwards again, I would have had a legitimate reason to go about with that passport with a legitimate visa of Iran. During my judicial proceedings, which were held under the Field General Court Martial, I was accorded a defense counsel by the officials here which were conducting the entire proceedings. Today, I genuinely, after the time having spent in Pakistan, I feel very ashamed, and I genuinely seek pardon of the acts and sins and crimes I've committed here against the nation and the people of Pakistan. जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर टाइट तारिक खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक खलील साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि एक भारतीय मेजर या भारतीय मीडिया जो काम कर रहा है, जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि एक संजीदा मुल्क होने की हैसियत से पाकिस्तान को इनका नोटिस लेना चाहिए? क्या बलूचिस्तान में होने वाले हालिया वाकयात जो है उनके पीछे भारत का हाथ हो सकता है? मियां साहब, पहली बात तो ये है कि वो मैंने भी क्लिप देखा था। हेलो जी जी, मैंने भी वो क्लिप देखा था, मैंने उसको इतनी अहमियत नहीं दी जी। इसलिए नहीं दी कि ये जो बात वो कर रहा है ये तो हमारे नॉलेज में पिछले 30 साल से है। ठीक है कि कौन कितनी मुदाखलत कर रहा है, ना सिर्फ बलूचिस्तान में, कराची में, सिंध के दूसरे इलाकों में, फ्रंटियर में, फाटा एरिया में, वो सारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बाखबर है जी, और वो जानते हैं कौन कौन है क्या। और वो इस आपने देखा होगा गाहे बगाहे कोई ना कोई नेटवर्क पकड़ा दी जाता है। जी जी, कलभूषण यादव उसकी एक मिसाल है। मेजर साहब का जो थ्रेट देना है, ये एक मतलब सोशल मीडिया के लिए तो ठीक है जी जी, लेकिन वी नो इट के ये इस किस्म की चीजें चलती है। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं ब्रिगेडियर साहब कि इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तरफ पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और भारत इस तरह के जो एडवेंचर्स करने के धमकियां देता है, आप क्या समझते हैं उससे मकबूजा कश्मीर में अमन तो कायम हो नहीं सकता? 12 लाख के करीब उसने फौज लगाई हुई है, वहां पर मुजाहिदीन ने भारतीय फौज की ईंट से ईंट बजा दी है, तो वहाँ दर्जनों भारतीय फौजी जो है जहन्नम वासिल हुए हैं। अब वो अपना वो गुस्सा जब वो कंट्रोल नहीं कर सकते तो पाकिस्तान पर निकालना शुरू कर जाते हैं। संजीदगी और रैशनैलिटी से लेना चाहिए जी। जहाँ तक लॉकडाउन का ताल्लुक है, कोरोना का ताल्लुक है, हिंदुस्तान पे उसका इतना ज्यादा असर नहीं। सही। दूसरी बात ये कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं जी,
वो समझते हैं कि जबकि दुनिया कोरोना की तरफ लगी हुई है, और दूसरी तरफ यूएसए चाइना का जो आपस में इख्तलाफ है, उसकी बैटल लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। सही। तो ये मौका है कि जो कुछ करना चाहते हैं करें। सही। तो मोदी साहब के 3 प्रॉब्लम है। सही। एक प्रॉब्लम ये है कि अंदरूने हिंद जो आज़ादी के तहरीकें थी वो काफी जोर पकड़ गई। सही। खास तौर पे आसाम का एरिया जिसको 7 स्टेट्स कहते हैं, जी जी। वो एक छोटा सा इलाका है, चिकन नेक जिसको कहते हैं। सही। अगर उसको काट दिया जाए तो ये स्टेट्स बिल्कुल सेपरेट हो जाती। सही। तो एक वो परेशानी है, वहां पे काफी फौज उन्होंने रखी हुई है। सही। लेकिन वो थ्रेट बड़ा पोटेंशियल है चाइना की तरफ से। ठीक है। दूसरा जो है उनका मसला हिंद जो एक मोदी साहब की पॉलिसीज की वजह से माइनॉरिटीज इसमें मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं। देखिए एक बात को आप याद रखें, हिंदुस्तान में जो हुकूमत है ब्राह्मण की, जी जी, ये माइनॉरिटी हुकूमत है। सही। ब्राह्मण जो है हार्डली 18-19%, ठीक है। और खश्तरी मिला के ये 20-22-24%। ठीक है। बाकी 15 से 16% मुसलमान हैं। ठीक है। और 8 से 9-7-8% सिख हैं। सही। और 50% के करीब दलित हैं जी, जो अपने आप को हिंदू नहीं समझते। सही। ना हिंदू उनको हिंदू समझते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ना मंदिरों में इजाजत आने की, ना मिलने की, ना वो जो एक बैटल लाइन्स हैं जिनको मैं ये कहता हूँ इंटरनल फीचर्स ऑफ इंडिया, जी जी, वो काफी जो है नुमाया हो गए हैं। और इसका असर ये होगा कि हिंदुस्तान में एक होम ग्रोन टेररिज्म शुरू होगा। सही। अब उसका इल्जाम भी हम पे लगेगा, सही। क्योंकि स्केपगोट तो एक ही है, चाइना को तो कुछ कह नहीं सकते। सही। तो वो स्केपगोट है जी, पाकिस्तान है, ढाका है, कराची है, दूसरे इलाके हैं, यहाँ पे इनकी तकरीबी कार्रवाइयाँ बढ़ेगी। सही। इनके काफी स्लीपिंग सेल मौजूद हैं, पैसा ये काफी चलाते हैं। इनके पीछे इनको अफगान सिक्योरिटी एजेंसीज की भी मदद रहती है। सही। इजरायली सिक्योरिटी एजेंसीज की भी मदद रहती है जी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इवन CIA की भी कुछ एरियाज में मदद रहती है। सही। क्योंकि इंटेलिजेंस शेयरिंग एक प्रोसेस होता है जो चलता है। सही। तो इसलिए हमें बड़ा खबरदार होना पड़ेगा सही। लाइन ऑफ कंट्रोल पे, सही। और इवन इन गिलगित बल्तिस्तान। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि ये जो भारतीय धमकियां दे रहे हैं, पाकिस्तान ने बहुत सारे डोजियर्स भी अक़वाम मुत्तहिदा को दे दिए हैं, भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के एतराफ़ी बयानात भी जमा करवा दिए, क्या पाकिस्तान भारत की इन तकरीबी कार्रवाइयों के खिलाफ ICJ में नहीं जा सकता? आपको क्या फायदा होगा जी, निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्त कर? ठीक है। बस ये है, एक डिप्लोमेटिक एफर्ट रहती है। सही। सही। अदरवाइज हिंदुस्तान जो है वो इन चीजों को बारे खातर नहीं लाता। सही। उन्होंने जो प्लान बनाए हुए हैं, जो उन्होंने कर गुजरना है, क्योंकि मैंने बताया 3 पॉइंट है, 2 मैंने बात किए थे, जी, तीसरा पॉइंट आपने खुद भी थोड़ा सा जिक्र किया था कश्मीर का। जी जी, कश्मीर के अंदर हालात जो हैं वो ज्यादा इंटरनली खराब होते जा रहे हैं। जी, जो पीसफुल इंतफादा था वो एक जंग आजादी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। सही। और जब हीट बढ़ेगी जी, उसका नजला भी पाकिस्तान की तरफ आएगा। सही। तो अब उसका इन तीनों चीजों का तोड़ एक ही है कि कोई ऐसा कजिया खड़ा किया जाए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और गिलगित देखें, गिलगित बल्तिस्तान और
सी पैक जो है वो अमेरिका की नजर में भी खटकता है। सही। तो बड़ी कोशिश होगी कि इस एरिया में डिस्टर्बेंस पैदा की जाए। सही। कब्जा करने की भी वो धमकियां देते रहते हैं। सही। लेकिन आई एम श्योर ये बड़ा मुश्किल काम होगा उनके लिए। सही। और हमारी एग्जिस्टेंस का भी ये मामला है। सही। तो बहरहाल मेजर साहब को तो मैं इतना अहमियत नहीं देता, सही। क्योंकि वो तो एक सोशल मीडिया का ब्लैंक है। सही। लेकिन अंदरूनी खाना भारत में बहुत सारी प्लानिंग चलती रहती है जो सही। हमारे लिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि जो सिचुएशन आपने बताई है भारत की इंटरनली, क्या आप नहीं समझते कि अगर इसी तरह की सिचुएशन चलती रही तो आने वाले कुछ वक्तों में भारत टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा? इतनी जल्दी नहीं होता। बड़े बड़े अंपायर भी 15 साल 20 साल 30 साल लेते हैं। ठीक है। एक दिन का काम तो नहीं होता ये। सही। ये जंग चलती रहेगी। लेकिन भारत की एक दो रियासतों ने तो अपनी आजाद हुकूमतें जो है लंदन में भी बना ली हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट से अनाउंस कर दी हैं, और वहां के किसने जी? भारत की एक दो रियासतों ने। हाँ, वो आसाम की तरफ उन्होंने किया है। जी जी। आपको पता है जमाने में केरला ने नहीं किया था, लेकिन केरला को उन्होंने दबा दिया था। सही। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना का मसला हुआ है, जी जी। इसमें जो बहुत सारे तामिल श्रीलंका में काम कर रहे थे जी जी। या मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे, वो वापस आ रहे हैं। सही। और वो जॉबलेस होंगे। सही। और सबसे खतरनाक कम्युनिटी जॉबलेस बंदा होगा। सही। सही। वो तहरीकों में जोर पकड़ेगा। सही। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये थे ब्रिगेडियर तारिक खलील, जिनका कहना है कि डेफिनेटली भारत में की मुख्तलिफ रियासतों में जो तकरीबी कार्रवाई हैं, जो रैदगी की तहरीकें चल रही हैं, वो उनका मलबा भी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन भारत शायद अब इन सारी चीज़ों से में नाकाम होगा, क्योंकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त एक पेज पर है, पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर है। भारत के खिलाफ माजी में जितनी भी उसने कोशिश की, भारत के जितने भी स्लीपर सेल्स पाकिस्तान में अगर कोई काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की नज़र में है, वो डेफिनेटली उनका भी एक ऐसा कामयाब ऑपरेशन के जरिए तिया पांचा कर दिया जाएगा कि फिर भारत को दोबारा पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। भारतीय मेजर साहब की ये जो लंतरानियाँ या जो ख्वाब हैं, ये उनके ख्वाब ही रह जाएंगे। पाकिस्तान के गयूर अवाम, जो बलूचिस्तान के गयूर अवाम है, वो बिल्कुल मिलकर इस भारतीयों का मुंह तोड़ जवाब देंगे और इन साजिशों को नाकाम बनाएंगे। और एक वक्त आएगा कि भारत को इन तमाम तर साजिशों का जवाब उसके अपने अंदर से मिल जाएगा। अपने मेज़बान मियां तारिक को इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।